हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कॉस्ट अकाउंटिंग की आज की इस वीडियो में हम इन्वेंट्री और मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और आज की जो इस वीडियो है वो वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होंगे हमारे वो टॉपिक हैं, सबसे पहले हम मटेरियल और इन्वेंट्री की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल को, उसके बाद हम फंक्शंस को इन्वेंट्री कंट्रोल के और एडवांटेजेस एंड रिक्वायरमेंट और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के टॉपिक को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है हमारा मटेरियल और इन्वेंट्री का मीनिंग और डेफिनेशंस। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इन्वेंट्री क्या होता है। देखिए, इन्वेंट्री और मटेरियल रेफर टू दोज फिजिकल स्टॉक्स ऑफ गुड्स विच आर हेल्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस इन देयर स्टोर फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ जर्नल ऑपरेशन ऑफ देयर बिजनेस। यानी कि बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के द्वारा या किसी भी बिजनेस के द्वारा कोई फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो उनके पास रखा होता है, उसको हम इन्वेंट्री या मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल और इन्वेंट्री इज नॉट फिक्स इन नेचर। ठीक है, ये फिक्स नेचर के नहीं होते। इट कैन बी केप्ट इन स्टोर सो दे मे आइदर बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इनको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मे बी सोल्ड इन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी मटेरियल होता है उसको हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या हमारी रूटीन की बिजनेस एक्टिविटी के लिए इनको सेल कर सकते हैं। तो अगर यदि हम देखते हैं, दस द इन्वेंट्री मीन्स एग्रीगेट ऑफ दोज आइटम्स ऑफ टेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टीज। यानी कि हम इन्वेंट्री में क्या क्या चीज इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आर हेल्ड इन सेल ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि आपके बिजनेस में सेल करने के लिए रखा हो, या फिर हम उसको बोल सकते हैं फिनिश स्टॉक। सेकंड, आर इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब वो कोई भी मटेरियल जो आपके प्रोसेस में है जो कि आगे जाके हम उसको सेल करेंगे, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वो भी हमारा मटेरियल में इंक्लूड होता है। एंड नेक्स्ट आता है दे आर टू बी करंटली कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोडक्शन के अंदर कंज्यूम होने वाले गुड्स में आते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में। और टू बी अवेलेबल फॉर सेल, यानी कि हमने उनको बेचना है जो कि प्रोडक्शन के काम में आते हैं, जैसा कि रॉ मटेरियल होता है हमारा, वो भी आपका जो आता है वो मटेरियल में आता है। तो मटेरियल में हम क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक्स। नॉर्मली हम ये तीन चीज़ हमारे मटेरियल और इन्वेंट्री में इंक्लूड करते हैं। अगर यदि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू ICMA, मटेरियल मीन्स ए शेड्यूल ऑफ आइटम्स हेल्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आइटम्स हमारे पास होल्डिंग में होते हैं उसको हम मटेरियल में कंसिडर करते हैं। अगर यदि हम एक दूसरी डेफिनेशन देखें तो उसमें है इन्वेंट्री इज ऑफन डिफाइंड एज ए आइडल रिसोर्सेज ऑफ काइंड हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू इन सेंस दैट रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड विद एडिशनल वैल्यू इट बिकम फिनिश गुड्स। उसी तरीके से देखिए, इसमें भी तीन चीज लिए इसने, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स मीन्स की वर्क इन प्रोग्रेस, एंड उसमें अगर यदि हम कुछ एडिशनल ऐड कर देते हैं तो वो हमारा फिनिश गुड्स बन जाता है। तो ये सारा जो था ये आपके मटेरियल की डेफिनेशंस थी। इसके बाद जो टाइप ऑफ मटेरियल में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मटेरियल में सबसे पहले आता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स,
एंड नेक्स्ट इक्विपमेंट्स आते हैं हमारे, और अदर गुड्स, जो ये सारे के सारे जो हैं आपके मटेरियल के टाइप्स में कंसिडर होते हैं। तो वन बाय वन करके इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल फर्दर दो टाइप से हमारा आता है, एक तो डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल एंड सप्लाईज दैट आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें जो भी आप मटेरियल और सप्लाईज डालते हैं उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। एंड विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द प्रोडक्ट, यानी कि आप उस प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो आपने मटेरियल कितना डाल रखा है। जैसे अगर यदि हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक मशीनरी को मैन्युफैक्चर करते हो, तो उस मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने में कितना आयरन जो आपका लगा है वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। मान लीजिए एक मशीनरी बनाई, उसमें आपका 10 kg जो है आयरन लगा, तो 10 kg जो होगा वो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। जो डायरेक्ट मटेरियल आएगा वो प्राइम कॉस्ट का एक पार्ट कहलाता है। ओके, क्लियर होगी बात ये। सेकंड जो आती है वो है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। अब ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल इज सच मटेरियल वोज एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी इजिली रिकॉग्नाइज, यानी कि जो आप इजिली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी। जो भी आपने कमोडिटी बनाई है और जो प्रोड्यूस की है उसमें आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइप का मटेरियल जो कहलाता है वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। अगर यदि हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे आप कोई भी गारमेंट्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें आप जैसे धागा थ्रेड का यूज़ करते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आपके फैक्ट्री कॉस्ट का जो है वो पार्ट होता है। क्लियर होगी बात ये? यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आपके प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आपके फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट जो आता है मटेरियल का टाइप आता है मटेरियल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल क्या होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल रेफर टू द रॉ मटेरियल, labor and overhead cost incurred for the product that are at various stages of the production process। मतलब कि कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें आपने रॉ मटेरियल लगा दिया, लेबर लगा दिया और ओवरहेड लगा दिया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट बन के तैयार नहीं हुआ, वो प्रोडक्शन के किसी भी स्टेज पे हो सकता है, तो उसको हम जो है बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब आपका काम जो है वो चल रहा है, उस काम को हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस जो है। और जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी आपका एक कंपोनेंट होता है इन्वेंट्री एसेट्स का, जो कि आपकी बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है, यानी कि वो फिनिश्ड में स्टॉक में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो बीच में है, मतलब रॉ मटेरियल भी उसमें लगा हुआ है, लेबर भी लगी हुई है, ओवरहेड भी लगा हुआ है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका मटेरियल के टाइप में फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स तो समझ गए ना। फिनिश गुड्स का मतलब ये होता है जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपने उसको सेल नहीं किया, मतलब वो आपके गोडाउन में रखा हुआ है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस टाइप का जो आपका इन्वेंट्री होती है वो आपकी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कहलाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री होता है मटेरियल ऑफ इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में मतलब जैसे आपके स्टोर में मशीनरी, लूज टूल्स, स्क्रू, बोल्ट्स वगैरह रखे हैं, तो वो भी आपके इन्वेंट्री मटेरियल में आते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल ऑफ अदर गुड्स लाइक लुब्रिकेंट ऑयल्स, क्लीनिंग क्लोथ्स, फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं, ये भी आपके मटेरियल के स्टॉक्स में आते हैं। तो ये सारे थे हमारे टाइप ऑफ मटेरियल। अब आगे आता है हमारा मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल। जो इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल है उसका क्या मीनिंग है? तो देखिए, इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। मतलब जो भी आप प्रोडक्शन कंट्रोलिंग में अगर देखते हैं तो जो इन्वेंट्री कंट्रोलिंग है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम लोग फिजिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल दोनों टाइप के कंट्रोल को हम मटेरियल के कंट्रोल में देखते हैं। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल क्या होता है? फिजिकल कंट्रोल क्या चीज़ देखता है कि एम्फेसिस ऑन प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ मटेरियल शुड बी इंश्योर्ड, कि आप ये इंश्योर करें कि प्रॉपर क्वांटिटी में, एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस,
यानी कि एक प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल आपको प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर टाइम में और जो प्लेस है उसके ऊपर आपको मिल जाए, टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ मटेरियल। यानी कि आपका मटेरियल न तो सरप्लस रहे और न ही जो है मटेरियल की शॉर्टेज रहे। तो इस टाइप का कंट्रोल जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा फिजिकल कंट्रोल। इसके बाद आता है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या है कि फाइनेंशियल कंट्रोल हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड इन्वेस्टिंग इन इन्वेंट्री। यानी कि आपको पता है कि जो भी आप इन्वेंट्री रखते हैं उसमें आपकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो क्या हेल्प करता है कि जो आपका मटेरियल है उसको जो है उसकी कॉस्ट को आप मिनिमाइज रखें, और लेकिन इस तरह से रखें कि आपकी जो रेगुलर जो है वो मटेरियल की सप्लाई होती रहे, कि आपका प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। अगर यदि हम डेफिनेशन देखते हैं इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल की, तो अकॉर्डिंग टू वेस्टिंग फाइनजिंग के अकॉर्डिंगली है हमारी ये डेफिनेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल may be defined as a planning, ordering, scheduling of material used in manufacturing process। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपका मटेरियल यूज होता है उसकी प्लानिंग करना, ऑर्डरिंग करना, शेड्यूलिंग करना जो होता है वो आपका इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल होता है। एक दूसरी डेफिनेशन में हम देखते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ मैनेजरियल टूल विच कंट्रोल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले पार्ट्स में। and reorder level, and it also take care of fact that the material in necessary quantity and at minimum cost should be always available in the store। यानी कि फिजिकल कंट्रोल की बात कर रहा है ये और फाइनेंशियल कंट्रोल की बात कर रहा है। तो दोनों चीजें जो आ जाती हैं वो आपके मटेरियल और या इन्वेंट्री कंट्रोल में आती हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर यदि हम देखते हैं मटेरियल कंट्रोल के, तो हम इसमें टू पार्ट्स में डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। एक तो आता है हमारा ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स और एक आता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले देखिए, एंश्योर कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन जो है बिना मटेरियल के नहीं चल सकता। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका कंटिन्यूसली चलता रहे। तो इसके लिए जो आपके पास मटेरियल है वो टाइमली आपके पास स्टोर में अवेलेबल रहे। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव रहता है मटेरियल कंट्रोल का, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज। क्योंकि मटेरियल आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो इसलिए मटेरियल के वेस्टेज के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए मटेरियल कंट्रोल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपकी वेस्टेज जो है वो उसको कम करना होता है। इम्प्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, ठीक है ना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको प्रॉपर मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अच्छे राइट टाइम के ऊपर, राइट प्लेस के ऊपर अवेलेबल होगा, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव कर पाएंगे। बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर, वही बात आ जाती है इसमें भी कि आपके पास टाइमली मटेरियल अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अवेलेबल है, तो आप अपने कस्टमर को बिना किसी रुकावट के कंटिन्यूसली जो है वो फिनिश प्रोडक्ट की सप्लाई करते रहेंगे। तो वो आपके कंपनी के लिए और कस्टमर के लिए दोनों के लिए बेनिफिटेड रहेगा। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल, कि जो मटेरियल के डिफरेंट लेवल्स होते हैं इनको भी हम आगे पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, इन चीज़ों की डिटर्मिनेशन में भी जो है इन्वेंट्री कंट्रोल आपके हेल्पफुल होता है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स है इन्वेंट्री कंट्रोल का, कि आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंट होना चाहिए स्टोरेज का, जिससे कि आपको पता हो कि कितना मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है, किस क्वालिटी का है, किस टाइम हमने उसको इश्यू करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो पाएंगी। इसके बाद फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री में आपकी काफ़ी कॉस्ट लगती है, तो इसलिए आप इन्वेंट्री के अंदर जो भी कॉस्ट लगाएं वो इस तरीके से लगाएं कि आपका जो है कॉस्ट भी कम से कम रहे और जो आपकी इन्वेंट्री है वो भी सफिशिएंट रहे कि आपका प्रोडक्शन जो है वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो इसलिए ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में ये भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑप्टिमम हो इन्वेंट्री में। इसके बाद मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री को दो टाइप की कॉस्टें होती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और एक होल्डिंग कॉस्ट होती है। मतलब आप इन्वेंट्री को आप ले रहे हैं, मतलब परचेज कर रहे हैं मार्केट में, तब भी आपकी कॉस्ट लगती है, और इन्वेंट्री को स्टोरेज की जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट में आती है। तो इन दोनों कॉस्ट का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाए कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। इसके बाद ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक टर्नओवर आप पहले भी स्टडी कर चुके। स्टॉक टर्नओवर क्या होता है कि ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर की आपकी जो स्टोरेज है उसके अंदर इस तरीके से स्टॉक रखें कि जो स्टॉक टर्नओवर है वो आपका मैक्सिमम हो, जिससे कि आपके जो है स्टोर के अंदर इन्वेंट्री कम रहे और सेल जो है वो आपकी इंक्रीज होती रहे। नेक्स्ट आता है इसमें फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल के क्या क्या फंक्शंस आते हैं। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले देखिए, टू कीप सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो है प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए कि जिससे कि आपका जो है प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड जो है वो चलता रहे। ऑब्जेक्टिव्स में भी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, टू मिनिमाइज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग ऑफ मटेरियल, यानी कि आप इस तरीके से मटेरियल परचेज करें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑप्टिमम हो और कम से कम उसमें पैसा जो है इन्वेंट्री में लग सके। इसके बाद टू चेक ऑन मटेरियल थेफ्ट, वेस्टेज और स्पॉइलेज, कि आपको चेकिंग रखनी चाहिए टाइम टू टाइम कि आपका ना तो मटेरियल चोरी हो, वेस्टेज भी कम से कम हो, और जो डैमेज स्पॉइलेज है वो भी आपके मटेरियल की कम से कम रहे। टू कीप सफिशिएंट रिकॉर्ड फॉर मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल की एंट्री करना, मटेरियल आपने रिसीव किया उसको प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करना, आपने मटेरियल इशू किया उसको प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं सफिशिएंट रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल में आती हैं। बेटर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल सो दे कैन बी इशूड एट द टाइम ऑफ नीड, मतलब आप अच्छे तरीके से मटेरियल को अगर रखेंगे तो जिस भी डिपार्टमेंट को आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसको आप टाइमली जो है वो इशू कर पाएंगे। टू ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एट राइट टाइम, ठीक है, या आप मटेरियल को जो है सही समय पर पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है उसके पास आप पहुंचा सके। टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड रिलेटेड टू द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, राइट, कि आपने मटेरियल को कब ऑर्डर किया, किस सप्लायर को ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी को ऑर्डर किया, किस क्वालिटी का ऑर्डर किया, उसकी जो है रिसीविंग टाइम कब है, किस तरीके से पेमेंट करनी है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको रिकॉर्डिंग में रखनी चाहिए। एडवांटेजेस क्या रहते हैं मटेरियल कंट्रोल के, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपका प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, अगर यदि आपको प्रॉपरली मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो आपकी सेल में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, तो आपके प्रॉफिट को भी इंक्रीज करता है। मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि आप इन्वेंट्री और मटेरियल कंट्रोल अगर आपका इफेक्टिव है तो वो आपकी वेस्टेज को भी जो है वो मिनिमाइज करता है। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी स्टेबल रहती है क्योंकि आपका प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली चलता रहता है, तो जिसके कारण जो है आपकी जो लेबर टर्नओवर है वो आपकी फैक्ट्री में कम रहती है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेबिलिटी रहती है। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, अगर यदि आपका इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म अच्छा है आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो आप सारे के सारे मटेरियल को प्रॉपरली जो है टाइमली रिकॉर्ड कर पाएंगे कि किस टाइम आपको मटेरियल इशू हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि एक अच्छी इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी रहती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में। तो जो भी आपका मटेरियल कंट्रोल है उसमें हम ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखेंगे, तभी आपका मटेरियल कंट्रोलिंग सिस्टम अच्छे से होगा। सबसे पहले है कि प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो सबका आपस में एक प्रॉपरली अच्छा कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन होगा, तो आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम जो होगा वो अच्छे तरीके से एप्लीकेबल होगा। इसके बाद सेंट्रलाइज परचेजिंग, यानी कि जो भी परचेजिंग होती है मटेरियल की वो एक पर्टिकुलरली सेंट्रलाइज परचेजिंग कमेटी के द्वारा होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी परचेजिंग जो है वो एक स्पेशलाइज पर्सन्स के द्वारा होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा शेड्यूलिंग, क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन, यानी कि जो भी आप मटेरियल परचेज करते हैं उसको प्रॉपरली आप क्लासीफाई करेंगे और कोडिफाई करेंगे कि आपको मटेरियल को जो है वो कहाँ पे प्लेस करना है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल का जो भी आप रिसीव करते हैं टाइम टू टाइम उनका इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए। यूज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, यानी कि जो भी आप मटेरियल
मंगाने के लिए अगर यदि रिक्विजिशन लेटर भेजते हैं, जो भी आप स्टोरेज में मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स यूज होने चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट ने मटेरियल के लिए डिमांड करनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म आएगा, तो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स के द्वारा जो है वो यूज होने चाहिए। इसके बाद इकोनॉमी इन परचेजिंग एंड यूज़, जो भी आप मटेरियल परचेज करेंगे वो इकोनॉमिकली परचेज करेंगे, मीन्स कि प्रॉपरली आप कोटेशन इनवाइट करेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे कि कौन सा सप्लायर आपको बेटर क्वालिटी का मटेरियल जो है वो अच्छी प्राइसेस के ऊपर दे रहा है, तो ये चीज़ जो परचेजिंग में रहेगी। इसके बाद यूज़ ऑफ मटेरियल, अच्छे तरीके से मटेरियल का यूज करेंगे, यानी कि सप्लाई वगैरह करना है मटेरियल की जिस भी डिपार्टमेंट में, प्रॉपरली आप उसको अच्छे तरीके से करेंगे। गुड मेथड ऑफ इशूइंग मटेरियल, यानी कि आपको मटेरियल जो भी इशू करना है वो कौन से मेथड से हमने इशू करना है, जो हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, फीफो, लीफो, हीफो, तो किस तरीके से आपको मटेरियल इशू करना है तो वो आप इसमें देखेंगे। वेल प्लान स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल स्टोरेज भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है मटेरियल कंट्रोल के लिए, कि मटेरियल की आपकी स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो किस तरीके की है। इंटरनल चेक, टाइम टू टाइम जो है मटेरियल को चेक करना कि कितना स्टोरेज के अंदर मटेरियल बचा हुआ है, कितनी रिक्वायरमेंट है। इसके बाद परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होना चाहिए आपका। प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, जो भी आपके स्टॉक्स लेवल है, मिनिमम मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, तो ये आप प्रॉपरली डिटरमाइन करेंगे। चॉइस ऑफ मटेरियल इशूइंग प्राइस केयरफुली, यानी कि जिस रेट में आपने मटेरियल इशू करना है उसको भी आप जो है केयरफुली चॉइस करेंगे। एंड सिस्टम ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो भी आपके अकाउंटिंग, जो भी आप मटेरियल अपने पास रखते हैं उसकी रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है रिक्वायरमेंट्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल के थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।